बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनका नाम दिलीप वर्मा था, उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एक लौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वहीं नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरी कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा मत रो। कमला के पति का
3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। ओह, तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। महर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे महर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे, ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। महर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? हाँ। तब प्रेम ने महर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर महर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कौल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद महर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरी एक लौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई
उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुममें गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई। जैसे ही मेहर को होश आया और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो, प्रेम, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। शिवानी की सहेली अनीता की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद अनीता का फोन आता है। हेलो शिवानी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। वैसे जयपुर का मौसम कैसा है? शिवानी, मैं जयपुर में नहीं, मुंबई में हूँ, मायके में। इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू मुंबई आई हुई है? चल, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आती हूँ।
शिवानी अनीता से मिलने जाती है, पर वो अनीता की ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर नंद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टोकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती हैं कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती, इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी तो मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर देखने जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है कि बाजार से दाल भी आ जाए। जब देखो माँ जी यही कहती हैं, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती हैं और ऊपर से मेरी नंद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर पर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाते रहती हैं, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम और नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है अनीता। सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। अनीता की बातें सुनकर शिवानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। शिवानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाएं, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर अशोक का लड़का अजय, वो तो दिखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था, फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। अनीता कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र होकर सोई रहती हूँ। तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है शिवानी बेटा, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक न एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझसे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। शिवानी बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या हो सकता है। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त आदेश, जो कि यही मुंबई में ही रहते हैं, उनके बेटे पवन से तो मिल लो। अगर लड़का पसंद ना आए
तो तुम उसी समय मना कर देना। शिवानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। फिर लड़के वाले शिवानी को देखने आते हैं। शिवानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। शिवानी पवन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। शिवानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं? क्या? ये कैसा सवाल है शिवानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी शिवानी पवन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे बुलाने आ जाती हैं। शिवानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। शिवानी की बात अधूरी रह जाती है। शिवानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी करके जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और शिवानी की शादी पवन के साथ तय हो जाती है। शादी में अनीता भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी, अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया समझ। अनीता, मैं पहले से ही बहुत डरी हुई हूँ। अब तू जले पर नमक तो मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल, नहीं खींच रही टांग। मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। शिवानी मन में ना जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुँचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह जब शिवानी गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और शिवानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे हैं। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 ही बजे सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय खुद ही ले आई। 10 बज रहे हैं, पर मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं। पर अनीता तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले ही दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? शिवानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। शिवानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाई है। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलत फहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। मैं अनीता को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझकर रहे। शिवानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर अनीता ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। शिवानी अनीता को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे
तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा। हीरपुर नाम के एक गांव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो, बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली आती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले, इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है, इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाह अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो, नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं?
गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा, आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करती रहती हो, मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहन कर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है।
अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी।